नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा और हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर एमपी जीके में हम जो सेक्शन चालू कर चुके हैं वो है फिजिकल ज्योग्राफी। देखिए, अब आपको लग रहा होगा फिजिकल ज्योग्राफी शुरू करी, डायरेक्ट फिजिकल डिवीजन बता दिए, बाकी सब चीज़ें बता दी, लेकिन कुछ फैक्चुअल चीज़ें शुरुआत की नहीं बताई। वो सब हम एमपी वाला जो सेक्शन पॉलिटिकल चालू करेंगे उसमें हम देखेंगे। अभी हम फिजिकल देख रहे हैं। उसमें मध्य प्रदेश में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब बता दूंगा, वो प्री का सेक्शन है। उसके अलावा जो सेक्शन हमारा आएगा कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय ये राष्ट्रीय वो सब चीज़ें, पेड़ भी बताऊंगा, जीव भी बताऊंगा, मछली भी बताऊंगा, सब बताएंगे। लेकिन वो हमारा फिजिकल डिवीजन से थोड़ा सा हट के पॉलिटिकल आ जाता है, इसीलिए हम उसको वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। जब हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी शुरू करेंगे, सॉरी पॉलिटिकल एमपी शुरू करेंगे, तब उसमें बताएंगे। ठीक है, चलिए तो आज बढ़ते हैं और हमारा फिजिकल डिवीजन का नेक्स्ट और सबसे बड़ा सेक्शन शुरू होने वाला है रिवर सिस्टम, नदी तंत्र। नदी तंत्र को हमको यहाँ पर पढ़ना है। अब नदी तंत्र में यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश की स्थिति यदि हम आपको देखें तो बार बार मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ, मध्य प्रदेश क्या है, मध्य में स्थित है। मध्य प्रदेश कैसा है, बीच में स्थित है ना, बीच में स्थित है। दूसरी बात यह है कि ये एक पठार का हिस्सा है, एक पठार का हिस्सा है। पठार का हिस्सा मतलब क्या है, ऊंचा क्षेत्र, ऊंचा क्षेत्र। ठीक है, तीसरी बात हम यहां पर बता दें। ठीक है, पहला हमारा क्या हो गया, मध्य में है। दूसरा क्या हो गया, एक पठारी क्षेत्र है। तीसरी यदि हम बात करें, यहां पर आसपास पर्वत क्षेत्र भी है, पर्वत क्षेत्र भी है ना। चौथी बात की यदि हम बात करें तो यहां पर एक निश्चित ढाल है। इसका एक निश्चित क्या है, ढाल क्षेत्र है। किसी एक निश्चित तरफ यहां पर क्या हो जाएगा, ढाल बना हुआ है। कौन सा ढाल है, किस तरफ है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, ढाल क्षेत्र भी आपको दिखाई देता है। अगली बात करें, यहां पर मॉनसून भी अच्छा होता है, मॉनसून है ना, मॉनसून से जो वर्षा होती है वो भी अच्छी होती है, इसीलिए नदियों में पानी भी रहता है। ये बड़े बड़े 5 फैक्टर है, क्योंकि सबसे पहले सेंटर में है, इसलिए कर्क रेखा पर भी मौजूद है और इस क्षेत्र में तो बारिश होती ही है ना। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में बारिश अच्छी होती है ना। पठार वाला ऊंचा क्षेत्र है ये, है ना। पर्वतीय क्षेत्र भी यहाँ पर आपको विंध्याचल, सतपुड़ा देखने को मिलते हैं। ढाल की बात करें, एक निश्चित ढाल है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पर मौजूद है, और मॉनसून भी बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर होता है यहाँ पर। इन कारणों से यहाँ पर नदी तंत्र बहुत अच्छा बन जाता है। नदी तंत्र के बहुत अच्छे बनने के पीछे ये एक अच्छा सा कारक यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, अब यदि हम इस क्षेत्र में देखें, है ना, इस क्षेत्र को पूरा यदि मध्य प्रदेश के नक्शे पर देखा जाए तो यहाँ पर आपको अलग अलग ढाल दिखाई देगी, अलग अलग क्षेत्र में, है ना। अलग अलग क्षेत्र में अलग ढाल दिखाई देगी। जैसे पहला, यदि हम मालवा क्षेत्र को अलग कर लें यहाँ से, है ना, नर्मदा क्षेत्र को अलग करके मालवा को इधर से हटा दें, है ना, यहाँ से यदि हम हटा देते हैं तो इस क्षेत्र का ढाल जो है किस तरफ है, उत्तर की ओर है, उत्तरी ढाल है ना। सीधे सीधे नदियां किस तरफ जाएगी, उत्तर की ओर जाएगी। और यहाँ पर एक बड़ा फैक्ट निकल के आता है कि यहाँ से जो निकलने वाली चंबल रिवर है वो उत्तर की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। उत्तर की ओर ऐसी कोई नदी नहीं है इसके अलावा जो उत्तर की ओर इतनी लंबी बहती हो या फिर इतनी बड़ी नदी हो। तो पहला जो हमारा पठारी प्रदेश है, मध्य क्षेत्र का पठारी प्रदेश है, उसका ढाल किस तरफ है, उत्तर की ओर दिखाई देता है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर आपको सीधे दिखाई दे रहा है कि नर्मदा और ताप्ती दो नदियां किस तरफ बहती है, पश्चिम की ओर, है ना। पश्चिम की ओर क्यों बहती है, क्योंकि ये दोनों किस में है, भ्रंश घाटी में है, भ्रंश घाटी क्षेत्र की नदियां हैं और इसीलिए दोनों किस तरफ बहती है, पश्चिम की ओर बहना शुरू करती है। ठीक है, अगली बात करें, क्योंकि यहाँ पर सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र है और सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र की विशेषता मैंने आपको बताई थी कि सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र जो है वो नर्मदा और गोदावरी के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है। नर्मदा और गोदावरी के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है या फिर वाटर डिवाइडर का रोल परफॉर्म करता है। वैसे ही विंध्याचल भी नर्मदा और किसके बीच में, हमारी उत्तर की ओर बहने वाली नदियों के बीच में, या फिर हम बोल दे यहाँ पर एक तंत्र बनता है गंगा नदी तंत्र और ये नर्मदा नदी तंत्र, दोनों के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है विंध्याचल। सतपुड़ा करता है किसमें, नर्मदा और नीचे गोदावरी के लिए। ठीक है, तो इसीलिए गोदावरी की सहायक नदियां यहां से किस ओर जाती है, दक्षिण की ओर जाती है। मतलब सतपुड़ा का क्या है, दक्षिण ढाल है, दक्षिण ढाल,
ठीक है। तो ये तीन प्रमुख ढाल है ना, ये प्रमुख रूप से बात करें तो ये तीन प्रमुख ढाल इसमें हमको दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम यहाँ बात कर लेते हैं मैकाल पर्वत श्रृंखला की, तो मैकाल पर्वत श्रृंखला से नदियाँ, मैकाल पर्वत श्रृंखला के ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों से नदियाँ उत्तर में भी जाती है, इधर से पश्चिम में भी आती है, और इस मैकाल क्षेत्र से नदियाँ किस तरफ भी जाती है, इधर से पूर्व की ओर भी जाती है। जैसे महानदी तंत्र में कुछ छोटी धाराएं जाकर मिलती है, इसलिए मुख्य ढाल किस तरफ है, उत्तर की ओर है ना। भ्रंश घाटियों का ढाल किस तरफ है, पश्चिम की ओर है ना। यहाँ पर गोदावरी का ढाल किस तरफ दिखाई देता है, दक्षिण की ओर, और पूर्व की ओर कौन सा ढाल दिखाई देता है, महानदी बेसिन, महानदी क्षेत्र का ढाल आपको पूर्व की ओर दिखाई देता है, जो कि मध्य प्रदेश में बहुत कम है, लगभग 1% के आसपास भी नहीं है ना। कुछ धाराएं जो होती है वो यहाँ से निकलती है बस, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी मैप के आधार पर हम देखते हैं कि हमारा नदी तंत्र क्षेत्र कहाँ है ना। इसमें हमारे पास, ठीक है, चलिए, है ना, यहाँ तक क्लियर हुई चीज़ें, है ना। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में, है ना, किस प्रकार का तंत्र मिलता है और कैसे हम इसको अलग अलग विभाजित कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, है ना। बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। इनके पार्ट में डिवाइड करने का अलग अलग देखो बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं, है ना। कुछ नदियां ऐसी है जिनमें वर्ष भर पानी रहता है, कुछ नदियां ऐसी है कि जो सूख जाती है, तो इस आधार पर भी मानसून के आधार पर बोल सकते हैं हम। दूसरा बोल सकते हैं ढाल के आधार पर बोल सकते हैं। तीसरा बोल सकते हैं तंत्र के आधार पर भी विभाजित किया जा सकता है, अलग अलग तंत्र है उस आधार पर भी विभाजन किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा, है ना, उसके अलावा हम बोल सकते हैं कि दिशा के आधार पर किस दिशा में बह रही है, ठीक है। तो प्रथम तंत्र जो है, प्रथम हिस्सा जो आपको दिखाई देता है, जो केवल वर्षा ऋतु में पानी से भर जाती है, ऐसी नदियां जो वर्षा ऋतु में पानी से भर जाती है ना, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सदा नीरा नदियां कहते हैं, है ना। वर्षा ऋतु में से पानी से भर जाती है और सदा नीरा के हिसाब से होती है। वैसे तो मध्य प्रदेश में सदा नीरा कोई सी भी नदी नहीं है, लेकिन हमने इन्हें सदा नीरा बना दिया है हमारी एक्टिविटी से। हमारी एक्टिविटी से कैसे बना दिया है, क्योंकि हमने इसके ऊपर डैम बना रखे और हम डैम से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ते रहते हैं, तो इन नदियों में पूरा पानी बना रहता है वर्ष भर। यदि हम नदियों पर बांध ना बनाएं तो क्या हो जाएगा, पूरा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा और नर्मदा नदी क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से सूख जाएगी। तो हमने डैम बनाकर पानी रोक रखा और बहता हुआ पानी हमको दिखाई देता है। वर्षा ऋतु में पानी से भर जाती है, परंतु अन्य मौसमों में सूखी पड़ी रहती है, अन्य मौसमों में क्या हो जाती है, सूखी रहती है। दूसरी नदियों की बात करें, वे नदियां जिनमें 12 महीने पानी रहता है, 12 महीने पानी रहता है, ठीक है, वो दूसरी कैटेगरी में आ जाती है। पहली क्या हो जाती है, वर्षा ऋतु में, इन्हें ऋत्विक नदियां भी कहते हैं। कौन सी, ऋत्विक नदियां, है ना, इन्हें ऋत्विक नदियां कहते हैं। और दूसरी वाली जो है वो है सदा नीरा, या फिर इन्हें बोलते हैं पेरिनियल रिवर, ठीक है। और ये हो जाती है हमारी कौन सी, सीजनल रिवर्स, ठीक है। उसके अलावा हम इनको ढाल के आधार पर विभाजित कर सकते हैं, ढाल के आधार पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहला आधार क्या हो गया हमारा, है ना, पहला आधार हमारा हो गया कि ऋतु के आधार पर, है ना, ऋतु के आधार पर या फिर वर्षा के आधार पर नदियों को हमने देखा। दूसरा ढाल के आधार पर भी नदियों का विभाजन मैं आपको बताऊंगा कि ढाल के आधार पर नदियां किस ओर जा रही है, ठीक है। जैसे ढाल के आधार पर उत्तर की ओर बहने वाली नदियां, है ना, किस तरफ बह रही है, उत्तर की ओर बहने वाली नदियां जैसे कौन कौन सी, चंबल है, बेतवा, सोन, ठीक है ना, केन, ये क्या है, केन, ये कौन सी नदी है, केन नदी है। ये नदियां किस तरफ बहती है, उत्तर की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। दूसरी बात करें दक्षिण की ओर बहने वाली और नदियां, तो ये ढाल के आधार पर है। तो दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों में कौन सी होती है, वेनगंगा हो जाती है, पेनगंगा हो जाती है, पेनगंगा, वर्धा, ठीक है, वर्धा और इनकी छोटी मोटी सहायक नदियां जितनी भी है वो सब दक्षिण की ओर बहती है, ठीक है। प्लस गोदावरी नदी तंत्र पूरा दक्षिण की ओर बहता है, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के गोदावरी नदी तंत्र का पूरा हिस्सा, ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, तो इसमें कौन कौन सी आ जाती है, नर्मदा, ताप्ती और एक और नदी जोड़ लीजिएगा, माही। नर्मदा, ताप्ती और माही, ये 3 नदियां किस तरफ बह रही है हमारी, सीधे सीधे पश्चिम की ओर बह रही है, जो इस दिशा में आ जाती है, ठीक है।
इन नदियों के अतिरिक्त अन्य बहुत सी छोटी बड़ी सहायक नदियां हो जाती है भी है। ये सभी नदियां प्रदेश के विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, इन बड़ी बड़ी नदियों की सहायक नदियां और भी है। जैसे हम इधर की तरफ बात करें, मैंने आपको बताया कि इस और जो है यहाँ पर जो तंत्र बना हुआ है वहां से नदियां इधर भी जाती है, पश्चिम भी, उत्तर भी जाती है। ठीक है, उत्तर पूर्व भी जाती है, ऐसी भी घूमती है जैसे जोहिला, और इधर से कुछ धाराएं निकलती है जो किस तरफ चली जाती है, महानदी तंत्र का भी हिस्सा बनाती है। ठीक है, छोटी धाराएं हैं, उनका कोई बड़ा नाम नहीं है ना, जो महानदी के साथ में जुड़ जाती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में इन तंत्रों को ढाल के आधार पर देख लिया, ठीक है, ऋतु के आधार पर देख लिया। ये दो मुख्य विभाजन के हिस्से हैं जिसमें देखा जाना हमारा जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम देखने वाले अपवाह तंत्र के आधार पर, है ना, किस आधार पर, अपवाह तंत्र के आधार पर नदियों को हम देखेंगे। इसमें बताऊंगा कि कौन सा अपवाह तंत्र कहां पर और कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, कितने अपवाह तंत्र मिलते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत श्रेणी, विंध्यन, ठीक है, तो मैकाल आपको बता ही दिया था मैंने पूर्वी क्षेत्र की ओर, विंध्यन आपको बता दिया था मध्य क्षेत्र में, सतपुड़ा हमारे दक्षिणी क्षेत्र में। लगभग ये श्रेणियां इनसे ही नदियां निकलती है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी है, बीच में है, मानसून अच्छा है, सभी फैक्टर मैंने आपको बता दिए थे इसीलिए। ठीक है, नदियों की बहुलता के कारण मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। अब नदियों के मायका आदों को समझ में ही नहीं आता नदियों का मायका क्यों कहा जाता है। जैसे एक लड़की होती है, एक लड़की का विवाह हुआ, तो विवाह से वो कहाँ चली जाती है, अपने ससुराल चली जाती है ना, ससुराल चली जाती है, और वो वापस लौट के नहीं आती है ना, वापस क्या है, अभी उसका घर कौन सा है, यही है। तो जो मध्य प्रदेश से नदी निकल गई, क्या वो वापस आएगी, क्या वापस इसी क्षेत्र में आएगी, नहीं आएगी, इसीलिए नदियों का मायका कहा जाता है। और नदियां तो आपको पता ही है फीमेल ही है, भारत में एक ही नदी है जो मेल है ना, जो मेल नाम पर है, एक ही नदी है ना। अब आप बताइएगा कौन सी नदी है जो मेल नाम पर है ना, जो किसी पुरुष के नाम पर एक नदी का नाम रखा गया है, बहुत बड़ी नदी है। ठीक है, चलिए, तो अपवाह तंत्र के आधार पर देख रहे हैं, तो नदियों की बहुलता के कारण नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नदियां कौन से क्षेत्र से निकलती है, मैकाल श्रेणी से निकलती है, मैकाल श्रेणी से निकलती हुई दिखाई देती है इस क्षेत्र से। देखिए, ये मैकाल वाला क्षेत्र है, यहीं से अधिकांशतः नदियां निकलती है। जैसे इधर से इधर नर्मदा निकल जाती है, ठीक है, फिर उधर इस तरफ क्या कौन सी निकल जाती है, सोन निकल जाती है, फिर उसके बाद इधर से जोहिला निकलकर यहाँ बहती है। उसके अलावा यहाँ से और भी धाराएं, क्योंकि मैकाल और आगे तक है, मैकाल और आगे तक छत्तीसगढ़ में ही फैला हुआ है, तो छत्तीसगढ़ का भी तंत्र इसके अंतर्गत शामिल हो जाता है इसीलिए। ठीक है, इस कारण से क्या है, हमारी मैकाल श्रृंखला से अधिकांशतः नदी निकलती है, नर्मदा ताप्ती को छोड़कर समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। अधिकांश नदियां जो है, लगभग सभी नदियां हैं मध्य प्रदेश की, जो क्या है, किसी न किसी नदी में मिल जाती है या फिर किसी की सहायक नदी है, सिर्फ नर्मदा ताप्ती को छोड़ दो, क्योंकि नर्मदा नदी सीधे कहाँ जाती है, इधर खंबात की खाड़ी, ताप्ती नदी कहाँ जाती है, सीधे खंबात की खाड़ी। दोनों ही नदियां सीधे सीधे समुद्र में विसर्जित हो जाती है खंबात की खाड़ी में, बाकी सभी नदियां किसी न किसी नदी की सहायक नदी है। चलिए, अब अपवाह तंत्र को देख लेते हैं कि अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश में कितने हैं। तो मध्य प्रदेश में छोटे बड़े सभी मिलाकर, छोटे बड़े सभी मिलाकर अपवाह तंत्र कितने दिखाई देते हैं, हमको दिखाई देते हैं 6, है ना, प्रमुख रूप से कितने, 6 अपवाह तंत्र है। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, गंगा यमुना अपवाह तंत्र। इससे प्री में क्वेश्चन आया था, और प्री में सबसे पहले सबसे बड़ा अपवाह तंत्र में यमुना अपवाह तंत्र उन्होंने ऑप्शन माना था। ठीक है, लेकिन यमुना खुद ही गंगा नदी का अपवाह तंत्र है, और ऑप्शन में गंगा और यमुना दोनों थे, तो अल्टीमेटली आंसर कौन सा सही होगा, हमारा आंसर सही होगा गंगा नदी अपवाह तंत्र। अब गंगा नदी का अपवाह तंत्र कहां से कहां तक है उसको देखिए मध्य प्रदेश का ये जो नर्मदा के ऊपर का जितना हिस्सा दिख रहा है ना, नर्मदा के ऊपर का जितना भी हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये सब गंगा नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है ना। अब कैसे, क्योंकि यहाँ से निकलने वाली सभी नदियाँ या तो यमुना में या तो गंगा में विसर्जित होती है, यमुना या गंगा में विसर्जित होने वाला क्षेत्र है, ये सबसे बड़ा क्षेत्र है जिसमें ये नदियाँ विसर्जित हो जाती है। ठीक है, पहली पिक्चर क्लियर हो गई। दूसरा लेकर आते हैं, दूसरा तंत्र कौन सा है हमारा, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। नर्मदा नदी सीधे यहां से आ रही है, ये रही नर्मदा नदी सीधे यहाँ से आती है और इधर की तरफ मिल जाती है, प्लस उसकी छोटी छोटी सहायक नदियाँ जो आसपास से उसमें मिलती है वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएगी। ये हो गई उसकी कुछ नदियाँ, कुछ इस ढाल से आती है और कुछ इस ढाल से आती है,
ये ढाल से हो गई, ये हो गया हमारा कौन सा नदी तंत्र, ये नर्मदा नदी अपवाह तंत्र हो गया। बाकी अपवाह तंत्र क्या है, छोटे छोटे है। अन्य अपवाह तंत्र को देखते हैं, कौन सा, ताप्ती नदी अपवाह तंत्र, ताप्ती इसी के जस्ट नीचे, ये क्षेत्र ये हो गया, ये ताप्ती नदी का अपवाह तंत्र हो गया जो बैतूल और इसके पास वाले इलाके से निकलती है, ठीक है, और यहाँ पर चली जाती है। अगले तंत्र की बात करते हैं, है ना। अगला तंत्र देखो तो गोदावरी, गोदावरी ताप्ती हो गया, गोदावरी, गोदावरी वाला तंत्र आपको यहाँ दिखाई देगा। ये तंत्र आपको कहाँ दिखेगा, यहाँ पर, है ना। ये क्षेत्र में, दक्षिण वाले क्षेत्र में आपको गोदावरी नदी अपवाह तंत्र दिखेगा, जिसमें वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, ये सब नदियां दिखाई देगी जो सीधे सीधे कहाँ जाती है, दक्षिण की ओर गोदावरी में समाहित हो जाती है, ठीक है। अगले तंत्र की बात करें, अगला गोदावरी के बाद माही आ जाता है। तो यही पठारी क्षेत्र में ये जो हिस्सा होता है ये माही का है, ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको हम दूसरे कलर में, ये हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, माही नदी अपवाह तंत्र है। यहाँ पर ये माही नदी अपवाह तंत्र आपको दिखाई दे रहा है इस तरफ, ठीक है। अब माही के बाद हमारा अगला अगला तंत्र आ जाता है, ठीक है। माही के बाद अन्य तंत्र की बात करते हैं, महानदी अपवाह तंत्र, और यहाँ पर बहुत छोटा सा हिस्सा, ये जो बहुत छोटा सा हिस्सा है ये बस महानदी अपवाह तंत्र का, कुछ नदियाँ उस तरफ बह जाती है ना, उसके साथ में, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला माही वाला हो गया, ठीक है। सभी अपवाह तंत्र क्लियर हुए। तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा तंत्र कौन सा है, सबसे पहले बात करें तो सबसे बड़ा तंत्र है गंगा नदी का, फिर उसके बाद नर्मदा नदी का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। तीसरा बात करें तो कौन सा है, तीसरा बात करें तो ताप्ती का है, ताप्ती का क्षेत्र है। फिर उसके बाद किसका है, गोदावरी का है, फिर माही का है और महानदी का है। सीक्वेंस में ही सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। सीक्वेंस के अनुसार ही ये पूरे तंत्र आपके सामने मौजूद है। तो कितने हैं, 6 नदियों के तंत्र मध्य प्रदेश में बहा करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, इसमें वापस आगे की तरफ देखते हैं, है ना। ये अपवाह तंत्र हो गए। अब देखिए कौन सा क्षेत्र कितना कवर करता है। सबसे पहले हम बात करें किसकी, गंगा नदी तंत्र की। सबसे पहले बात करें बेसिन, बेसिन क्या क्षेत्र होता है। देखो 2-3 टर्मिनोलॉजीज हैं यहाँ पर, ठीक है ना। बेसिन, अब बेसिन किस क्षेत्र को बोला जाता है, बेसिन उस क्षेत्र को बोला जाता है जो नदी की ढाल पर आधारित होता है, नदी की ढाल पर आधारित होता है ना। नदी की ढाल पर आधारित होता है मतलब उस भूमि का ढाल किस ओर है ना, उस ओर नदी जाएगी, ठीक है। तो यदि हम बात करें कि गंगा नदी बेसिन, गंगा नदी बेसिन हम मध्य प्रदेश में बात करते हैं, यदि हम उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बेसिन बात करेंगे तो किस तरफ होगा, पूर्व की ओर होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों कंफ्यूजिंग है। गंगा नदी बेसिन मध्य प्रदेश में किस ओर बहता है, उत्तर की ओर बहता है। गंगा नदी बेसिन जो हो जाता है ना, तो उत्तर की ओर, उत्तर की ओर बहाव, है ना। बहाव किस तरफ है, उत्तर की ओर है गंगा नदी बेसिन का बहाव, क्योंकि यूपी में जैसे ही जाते हैं तो किस तरफ मुड़ जाते हैं, सब पूर्व की ओर मुड़ जाते हैं। तो सीधे पूछे आपसे गंगा नदी का बेसिन मध्य प्रदेश में किस ओर है, तो उत्तर की ओर है। उत्तर प्रदेश में पूछेंगे तो पूर्व की ओर है, उत्तराखंड में पूछेंगे तो दक्षिण की ओर है ना, उत्तराखंड में पूछेंगे तो दक्षिण की ओर है। और गंगा नदी मुख्य रूप से किस तरफ जा रही है, हमारी पूर्व की ओर जा रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में पूछेंगे तो दक्षिण की ओर हो जाएगा, है ना। तो हर क्षेत्र में बेसिन किस पर आधारित होता है, ढाल पर आधारित होता है, ठीक है। एक और आता है कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया, है ना। इसको बोला जाता है क्या, हमारा बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र। जितने क्षेत्र में वो नदी बहती है उसे उसका बहाव क्षेत्र कहा जाता है। बहाव क्षेत्र का मतलब हो जाता है ना, एक मुख्य नदी, कौन सी नदी, मुख्य नदी, है ना, मुख्य नदी होती है और प्लस उसके साथ में सहायक नदी, सहायक नदी, जितनी भी उसकी सहायक नदी हो जाएगी वो सब मिलकर क्या बनाती है, बहाव क्षेत्र कहलाती है या फिर कैचमेंट एरिया कहलाती है। जितने में वो क्षेत्र को कवर करती है उसे ही कैचमेंट एरिया कहते हैं। तो दोनों ही चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट है, लगभग सेम है, नदियों से संबंधित है। इसलिए कैचमेंट एरिया पूछे तो कितना एरिया कैच करती है, पकड़ती है, जिसमें उसकी नदियाँ, सहायक नदियाँ, सब कुछ। और दूसरा बेसिन होता है तो उस पूरे तंत्र का ढाल किस तरफ जा रहा है, किस तरफ वो नदियाँ बहकर जा रही है, वो बेसिन में कहलाता है, ठीक है। दोनों ही चीज़ें समझ में आ गई। तो यहाँ बेसिन की बात की जा रही है तो यहाँ पर मैं आपको ढाल भी बताऊंगा किस और बहने वाली नदी है वो, ठीक है।
तो यदि गंगा नदी बेसिन की बात करें तो अफवाह तंत्र यदि हम बात करें तो 1,88,824 है ना, 24 क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, और उपलब्ध जल हेक्टेयर, इसके बारे में तो देखिए बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो उपलब्ध क्षेत्र के आधार पर ये सबसे बड़ा ही है ना, सबसे बड़ा क्षेत्र है जो ये हमारे भारत में, सॉरी मध्य प्रदेश में कवर करता है। यमुना बेसिन बोले है ना, यमुना बेसिन जो इसी का ही पार्ट है ना, गंगा का ही पार्ट है। फिर उसके बाद टोन्स आ जाएगा तो वो भी किसका पार्ट है, गंगा का ही पार्ट है। सोन की बात करें तो वो भी गंगा का ही पार्ट है। तो ये तीनों मिलाकर किसका हो जाएगा, ये तीनों मिलाकर ही गंगा का आ जाएगा, इसीलिए गंगा का नहीं लिखा है। ठीक है, सिंपल, तीनों मिलाकर लिख दो तो गंगा नदी का ही पार्ट आ जाएगा। तो देखिए यमुना बेसिन किसका हिस्सा है ना, तो ये कितने कितने हिस्से में फैला हुआ है, 1,42,000 में फैला हुआ है। ठीक है, टोन्स के बात करें तो हमारा कितने फैले, 11,000 में फैला हुआ। सोन की बात करें तो 28,000 क्षेत्र में फैला हुआ है, अपवाह क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, इतना ज़्यादा इनको याद नहीं रखना है, बस सीक्वेंस वाइज है कि गंगा नदी सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करते हुए हमारे क्या आ जाते हैं, ये तंत्र उसी के 3 टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर जो अपवाह तंत्र हमने देखा जो क्या है, नर्मदा नदी बेसिन। अब नर्मदा नदी बेसिन किस तरफ है, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर है ना, पश्चिम की ओर कैसा है, भ्रंश घाटी। ताप्ती की भी बात करें तो ताप्ती भी कैसा है, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर बहने वाला है ना, और दोनों ही कैसे हैं, भ्रंश घाटी वाले हैं, भ्रंश घाटी वाला तंत्र है जिसमें दोनों जगह भ्रंश घाटियां बनी हुई है, और भ्रंश घाटियों के माध्यम से ही वो पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया। गोदावरी की बात करें तो गोदावरी बेसिन किस तरफ है, दक्षिण की ओर है ना, दक्षिण की ओर बहने वाला तंत्र है। माही बेसिन की बात करें तो ये पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर ये बेसिन चलता है। और महानदी बेसिन की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग ना के बराबर दिखाई देता है, और किस तरफ बहता है, पूर्व की ओर बहता है ना, पूर्व की ओर बहने वाला तंत्र है। लगभग हमारे यहाँ पर कोई इसका हिस्सा दिखाई नहीं देता है, और छोटी छोटी धाराएं जब जिनका उद्गम मैकाल से होता है वो हमारे यहाँ पर दिखाई देती है, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ वहाँ से आगे की तरफ बह जाती है। ठीक है, तो ये तंत्र है और ये सीक्वेंस वाइज है जो हमने वहाँ पर बताया है ना, बिना डाटा के, यहाँ पर उनको डाटा के अनुसार रख दिया है और कुछ भी नहीं। ये तंत्र इसी के है तो जोड़ देंगे तो ये इतना ही आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब शुरुआत करते हैं कहाँ से, हमारा जो क्षेत्र है। हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं है ना, थोड़ा सा यहाँ पर यदि हम ध्यान दें है ना, तो हमने यहाँ पर गंगा नदी तंत्र को जो देखा वो सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया भी है, याद रखिएगा है ना, तंत्र तो है और कैचमेंट के बेस पर भी या फिर बहाव क्षेत्र में भी सबसे बड़ा बहाव क्षेत्र गंगा का ही है ना। तो आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा बेसिन क्षेत्र कौन सा बड़ा है और बहाव क्षेत्र कौन सा बड़ा है, तो बेसिन और बहाव क्षेत्र में दोनों ही कौन सा है, गंगा है। चलिए अब आ जाते हैं सबसे पहले पहली नदी पर, नर्मदा नदी, जो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी आपको दिखाई दे रही है और वो इन जिलों से होकर बहती है। ठीक है, हमारे अनूपपुर से निकलती है। ठीक है, अनूपपुर हो गई, जबलपुर हो गया, अनूपपुर हो गया, जबलपुर हो गया, मंडला हो गया। ठीक है, इनसे होकर बहती है। ठीक है, तो नर्मदा मध्य प्रदेश में 15 जिलों से होकर बहती है। कितने जिलों से, 15 जिलों से प्रवाहित होती है। ठीक है, देखो डाटा तो बहुत है ना, बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है, मेन चीज़ है उसको समझना है ना, किस रूप में आप उसको समझ पाते हैं। ठीक है, 15 जिलों से प्रवाहित होती है, जिसमें कौन सा आ जाता है, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर से होती हुई गुजरती है। उद्गम कहाँ से होता है, यहाँ से होता है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से होता है, और उसके बाद वो इधर उधर थोड़ी अपनी भ्रंश घाटियों में होती हुई ऐसी बहती हुई अंतिम रूप से यहाँ निकल जाती है ना। अंतिम रूप से ये कहाँ जाती है, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में चली जाती है, जो कहाँ पर है, गुजरात। गुजरात में खंबात की खाड़ी में विसर्जित होती है। तो नदी का उद्गम कहाँ से होता है ना, ये हो जाता है हमारा अनूपपुर के अमरकंटक, अनूपपुर के अमरकंटक से उद्गम होता है, जो किसका भाग है, मैकाल, मैकाल श्रेणी का हिस्सा है, मैकाल श्रेणी का हिस्सा है, वहीं से इसका उद्गम होता है। तो नर्मदा जो है मध्य प्रदेश के जीवन रेखा कहलाती है। जीवन रेखा मतलब सर्वाधिक जल उपलब्ध कराने वाली नदी है, उस क्षेत्र को पूरा है ना पेरिनियल बना के रखती है, मतलब पानी की उपलब्धता कराती रहती है।
ठीक है। यह नदी है ना मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के मैकाल श्रृंखला के अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलती है और एक तंग गहरी घाटी, सीधी घाटी है ना, एक तंग गहरी घाटी है ना, जिसे क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी कहाँ से निकलती है, भ्रंश गहरी घाटी से, सीधी घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहती है। बहुत महत्वपूर्ण नदी है और बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई है। ऐतिहासिक रूप से यदि बात करें तो भी इसका महत्व है, ठीक है। यदि हमारे सांस्कृतिक रूप से बोले तो भी महत्व है, और हमारे भौगोलिक स्थिति में तो बहुत बड़ा महत्व होता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। 15 जिलों से जा रही है, ठीक है। यह नदी है ना, यह नदी कितनी 13-12 किलोमीटर लंबी है। कितनी है, 13-12, 1312 किलोमीटर लंबाई इसकी दिखाई देती है। मध्य प्रदेश में कितनी है, 1077। मध्य प्रदेश में कितना दिखाई देता है, 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। और एक्स्ट्रा जितना भी बचा वो सब कहाँ चले जाता है, गुजरात में चले जाता है ना, क्योंकि 2 राज्यों में बहने वाली नदी है, मध्य प्रदेश और गुजरात, 2 ही राज्यों में बहती है। यह भारत का 5वां बड़ा नदी तंत्र है ना, 5वीं बड़ी नदी भी है, और नदी तंत्र भी हमारा ये बढ़िया सा बनाती है, 5वें नंबर पर आ जाती है। सबसे पहले आ जाती है गंगा, सबसे बड़ी, ठीक है। फिर आ जाती है गोदावरी, फिर आ जाती है कृष्णा, फिर यमुना, ठीक है। और फिर आ जाती है कौन सी, हमारी नर्मदा नदी, ठीक है। फिर आ जाती है नर्मदा नदी, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, और फिर आ जाती है गोदावरी। अब आप बोलेंगे सर ब्रह्मपुत्रा कहाँ गई, ब्रह्मपुत्रा तो क्या हुआ, वो भी बहुत बड़ी नदी है, लेकिन वो वैश्विक रूप से बड़ी है। भारत में यदि उसका हिस्सा देखें तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिर्फ कहाँ तक है, असम तक। अरुणाचल प्रदेश से असम तक उसकी लंबाई क्या है, थोड़ी सी छोटी है एज कंपैरेटिवली इन रिवर के, है ना। उनकी टोटल लंबाई देखेंगे तो ज़्यादा है, भारत में क्षेत्र देखें तो कम है, ठीक है, क्योंकि वो पहले तो तिब्बत में बहती है, फिर तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में आती है, अरुणाचल प्रदेश से असम में आती है, और असम से फिर कहाँ चली जाती है, असम से चली जाती है नीचे की तरफ बांग्लादेश में, है ना, ठीक है। इसीलिए वहाँ पर क्षेत्र नहीं दिखाई देता। तो हमारी बड़ी नदियों में कौन सी है, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, ठीक है। और फिर आ जाती है कौन सी, नर्मदा नदी हमारी 5वीं सबसे बड़ी नदी के रूप में दिखाई देती है, ठीक है। तो आपसे अभी मैंने पूछा था कि कौन सी नदी है ना, जिसका नाम किसी मेल पर रखा गया है, वो कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी है। कौन सी नदी हो गई, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मा जी के पुत्र, है ना, क्या नाम है उसमें, ब्रह्मा जी के पुत्र। अब आपको लगेगा आधे लोगों ने जवाब दिया होगा भीमा, है ना, आधे लोगों ने ना जवाब दिया होगा भीमा नदी जो कृष्णा की सहायक नदी है, नहीं, भीमा भी एक फीमेल नाम ही है। और कावेरी नदी की तो जो सहायक नदी है वो तो मतलब पूरी माताओं के ही नाम है ना। चलिए हम जब वो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसके अंदर इसे देखेंगे। चलिए अब एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख लो कि नर्मदा नदी और हमारी गंगा नदी का तंत्र कैसे, है ना, नर्मदा और गंगा तंत्र कैसे अलग होते हैं एक दूसरे से। देखिए उद्गम के हिसाब से देखें तो देखिए सबसे पहले यहाँ से सोन नदी निकलती हुई दिखाई दे रही है ना, यहाँ से आपको दिखाई देगी कौन सी नदी, सोन नदी निकलती हुई दिखाई दे रही है। इधर की तरफ दिखाई दे रही है आपको नर्मदा नदी, नर्मदा नदी इधर की तरफ निकलती हुई दिखाई दे रही है। आपको दिखाई दे रही यहीं से रिहंद नदी, जो आगे जाकर किस में मिल जाती है, सोन नदी में ही मिल जाती है, ठीक है। मतलब जो मैकाल पर्वत है ना, मैकाल पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला जो है वो एक तरह का ऐसा नदी तंत्र है जो किस और कैसा बहता है, ऐसा, है ना, किस टाइप का बोलते हैं इसे, रेडियल कहते हैं। किस टाइप का, रेडियल रिवर सिस्टम, रेडियल रिवर सिस्टम। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय नदी तंत्र। सभी नदियां कैसी बह रही है, एक बिंदु है और इधर से कुछ नदियां छोटी बहाव की और उधर निकल रही है ना, इधर की तरफ महानदी में जा रही है। तो मतलब मैकाल पर्वत किस प्रकार के नदी तंत्र का निर्माण करता है, रेडियल या फिर अपकेंद्रीय। एक केंद्र होता है और उससे नदियां ऐसी बाहर निकलती है ना, एक केंद्र से ऐसी नदियां बाहर निकलती है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय प्रकार का नदी तंत्र कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया विंध्याचल बीच में पड़ा हुआ है, क्या, विंध्याचल पर्वत। अब बीच में विंध्याचल पर्वत है तो देखो विंध्याचल की से निकलने वाली सभी नदियां उत्तर की ओर बह रही है। देखो ये नदियां उत्तर की ओर बह डाली है, ठीक है, और ये पश्चिम की ओर जा रही है। कोई नदी घूम के इसमें आ रही है क्या, नहीं। कोई नदी इधर से उधर जा रही है, नहीं। मतलब जो
विंध्याचल पर्वत है वो क्या है, जल विभाजक का कार्य करता है किसमें, नर्मदा और गंगा नदी तंत्र में। नर्मदा गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करने का काम किसका है, विंध्याचल पर्वत का होता है। ठीक है, नीचे सतपुड़ा हो जाता है, तो सतपुड़ा किसका विभाजक का कार्य कर रहा है, नीचे नीचे गोदावरी और नर्मदा के बीच में किसका जल विभाजक का कार्य करता है। जब हम गोदावरी देखेंगे तो गोदावरी में भी इसको बता देंगे। ठीक है, फिर यहाँ राजमहल पहाड़ियाँ आ जाती है और फिर यहाँ पर क्या बन जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से मिल जाती है और अंतिम रूप से डेल्टा बन जाता है कहाँ पर, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ से ये जो अलग नदी दिखाई दे रही है आपको एक, तो ये कौन सी नदी है, गंगा से टूटकर बहने वाली नदी कौन सी है, गंगा की वितरिका बोला जाता है इसे, है ना। सहायक नदियाँ तो होती है जो आकर मिल रही है, जो टूटकर बहती है वो कौन सी हो जाती है, वितरिका। ये है हुगली नदी, है ना, हुगली नदी है जिसे वितरिका कहा जाता है गंगा की। ठीक है, चले आगे, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम इस पे। देखिए अब इसका तंत्र ये पूर्ण रूप से ऐसा दिखाई देता है ना। तंत्र की बात करें तो तंत्र ऐसा दिखाई दे रहा है, कैसा लग रहा है ये एक प्रकार से क्या दिखाई दे रहा है, जालीनुमा, जालीनुमा, है ना। तंत्र की बात करें तो हमारे पास तंत्र कैसा दिखाई दे रहा है, ये तंत्र जालीनुमा तंत्र दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमें जालियां पड़ी हुई है यहाँ पर, तो जालीनुमा, है ना, या फिर डेंड्रियाटिक, है ना, कैसा डेंड्रियाटिक, सॉरी डेंड्रियाटिक नहीं दिख रहा है, सॉरी मैं बताना चाह रहा था कि जालीनुमा तंत्र है, लेकिन क्या बुक में ये लिखा हुआ है कि वो डेंड्रियाटिक या फिर वृक्षाकार है, ये वृक्षाकार नहीं है, ये वृक्षाकार तंत्र दिखाई दे रहा है क्या, कैसा तो भी यहाँ पर जालियां दिखाई दे रही, वृक्षाकार तंत्र नहीं दिखाई दे रहा है। वृक्षाकार कैसा होता है, जिसमें बहुत सारी नदियां ऐसी होती है, बहुत दूर दूर से आकर मिलती है और उनकी भी बहुत सारी मल्टीपल सहायक नदियां होती, ये वृक्ष जैसा दिखाई देता है, ये है वृक्षाकार, है ना। तो जो हमारी गंगा नदी बनाती है वो वृक्षाकार है, गोदावरी कृष्णा बनाती है वो वृक्षाकार है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये किस प्रकार का बनाती है, जालीनुमा अपवाह तंत्र बनाती है। ठीक है, उसके अलावा बात करें अपवाह क्षेत्र की बात करें तो कितना है, अपवाह क्षेत्र कुल है 98796 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है टोटल मध्य प्रदेश में, है ना। यदि अपवाह तंत्र में बात करें, ये कौन सा प्रतिशत है, ये अपवाह प्रतिशत है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, अपवाह क्षेत्र का प्रतिशत मध्य प्रदेश में, कि मध्य प्रदेश में ये नदी कुल कितनी बहती है, 89.8%, लगभग 90% हिस्सा मध्य प्रदेश में ही है। आगे का 8.5% गुजरात में आता है और 2.7% महाराष्ट्र में आता है। अब आप बोलेंगे 2.7% महाराष्ट्र में कैसे आ रहा है, महाराष्ट्र में उसकी कुछ सहायक नदियां गुजरती है, मध्य प्रदेश से कुछ सहायक नदियां जो होती है वो इसके अंदर आकर विसर्जित होती है, इसीलिए कुछ हिस्सा छोटा सा महाराष्ट्र में भी आता है 2.7% का, 8.5% गुजरात में आ जाता है और 89.8% हमारा टोटल कहाँ आता है, मध्य प्रदेश में। तो सबसे बड़ा हिस्सा नर्मदा नदी का कहाँ पर है, इधर की तरफ है। यहाँ बात करें तो भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, कुल लंबाई की 12-13 हो गई, मध्य प्रदेश में 10-11-10-77 हो गई। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाती है शिव तनया या फिर शिवपुत्री के नाम से भी इसे जाना जाता है, शिव तनया या शिवपुत्री के नाम से। टॉलमी इसे क्या बोलते हैं, नामोदोस कहते हैं, नामोदास या नामोदोस, ठीक है, नामोदोस या नामोदास के नाम से ये जानते हैं, टॉलमी ने इसे नाम दिया है। ठीक है, चलिए। और नर्मदा एक संस्कृत शब्द है ना, जिसका मतलब होता है क्या, खुशियों का दाता, है ना। नर्मदा जो है वो एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, खुशियों का दाता, यहाँ पर लिखा हुआ है खुशियों का दाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं नर्मदा नदी तंत्र। इसमें रामायण में इसे क्या कहा गया है, रेवा कहा गया है, रामायण में इसे क्या कहा गया है, रेवा के नाम से इसे कहा गया है। पश्चिम में बहने वाली नर्मदा भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो पश्चिम में बह रही है, ऐसी नदी जो पश्चिम में बह रही है वो भारत की सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। दूसरी सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी है, ताप्ती है ना, ताप्ती नदी दूसरी सबसे बड़ी है जो पश्चिम की ओर बहती है। जबलपुर की लमेटा पहाड़ियों से, है ना, राजासौरस जाति नामक डायनासोर यहाँ पर मिलते हैं, है ना। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बता देता हूँ कहाँ से, लमेटा पहाड़ी, लमेटा पहाड़ियों से आपको अवशेष मिलते हैं राजा सॉर्स के। राजा सॉर्स ये एक जाति है किसकी, है ना, डायनासोर की, डायनासोर की जाति है ना, राजासॉरस। ठीक है, और उसके जबलपुर के लमेटा, है ना,
जबलपुर के लमेटा पहाड़ियों से आपको राजा सॉस के जानकारी मिलती है, जो एक विशेष प्रकार के, है ना, क्या थे, विशेष प्रकार के बड़े डायनासोर थे। ये क्या थे, ये कार्निवोरस थे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा जो है 182 मीटर की, वो राम सुतार जी ने बनाई थी, और इसी नदी के किनारे पर, यहाँ गुजरात में लगी हुई है, गुजरात में इसी नदी के किनारे पर ये स्थापित है ना। 15 जिलों से प्रवाहित होने वाली नदी है। बाईं ओर से 22 नदियां मिलती है ना, और टोटल इसकी कितनी सहायक नदियां हैं, 41 सहायक नदियां हैं, और दाईं ओर से 19 नदियां आकर मिलती है ना। दाईं ओर से, क्योंकि नदी जिस ओर बहती है, नदी का बहाव किस तरफ है, उस ओर है, तो ये उसका दायां होता है, ये उसका बायां होता है। ठीक है, क्योंकि नदी इस ओर बह रही है, नदी के बहाव के हिसाब से ये दायां, ये बायां, तो दाईं ओर से 19 नदियां और बाईं ओर से 22 नदियां आकर मिलती है ना। डायग्रामेटिक तो बता ही रहा हूँ, पूरा अभी लाइन वाइज भी बता दूंगा, जिसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बात करें नमामि देवी नर्मदे यात्रा 11 दिसंबर 2016, 11 दिसंबर 2016 से शुरू की गई थी। ठीक है, 3 दिसंबर 2017, 3 मई 2017 को तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नर्मदा को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया। कब, 3 मई 2017 को, 2017 में इसे जीवित नदी का दर्जा दे दिया गया। किसने, गृह मंत्री उस समय थे राजनाथ सिंह। ठीक है, उन्होंने इसको जीवित नदी का दर्जा दे दिया। अब जीवित नदी का दर्जा मतलब क्या होता है, जीवित नदी का दर्जा मतलब ये होता है कि यदि आप इस नदी के खिलाफ कोई भी ऐसी कार्रवाई करेंगे जो मानव अधिकारों के खिलाफ है, तो आपको इसके लिए वही सजा दी जाएगी जो मानव अधिकारों के उल्लंघन पर दी जाती है ना। जैसे आप इसे गंदा करते हैं, इसमें प्रदूषित चीज़ों को फेंकते हैं, या फिर अन्य प्रकार से इसे हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये सजा उसी आधार पर दी जाएगी जिस आधार पर किसी मनुष्य के अधिकारों की हानि पहुंचाने पर दी जाती है। वैसा ही इसकी सहायक नदियों की बात करें तो कौन से आ जाएगी, हथिनी हो गई, मान हो गई, देखो हथिनी हो गई, मान हो गई, चंद्रकेसर हो गई, कुमाल हो गई, है ना, बरना हो गई, तंदोदी हो गई, है ना, हिरण, बरगी। ठीक है, फिर उसके बाद बुडनेर हो गई, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, देनवा, तवा। तवा कहाँ से आ रही है, इस तरफ से आ रही है, ये पचमढ़ी के आसपास की, ये पूरा हमारा होशंगाबाद वाला क्षेत्र है, पचमढ़ी के आसपास वाला। तवा हो गई, छोटी तवा हो गई, सुक्ता, कुंदा, गोई, है ना, और करमन। दो नदियां जो है ना, दो नदियां जो होती है वो इधर की तरफ आखिरी में जाकर गुजरात में मिलती है। दो नदियां कहाँ पर मिलती है, गुजरात में जाकर मिलती है। बाकी मुख्य जितनी भी नदियां 13 आपको दिखाई देती है, सॉरी, जितनी भी नदियां इसकी थी सहायक नदियां, है ना, जो सहायक नदी 41 हमने देखी, वो सभी का है, उसमें से कितनी, 39 जो हो जाती है वो कहाँ पर है, एमपी में है ना। और बाकी दो नदियां जो हो जाती है 40 और 41, वो आखिरी में जाकर देखिए, दो नदियां यहाँ मिल रही है, ये मध्य प्रदेश से बाहर हो गए, मध्य प्रदेश में बाहर में दो नदियां इसमें आकर मिलती है। ठीक है, चलिए, बहुत सारी बातें हमने इसमें देख ली, है ना। आगे चलते हैं। हाँ, कुछ परियोजनाओं के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, है ना। चलो, अब हम बात कर लेते हैं कुछ परियोजनाओं के बारे में, नर्मदा नदी की प्रमुख परियोजनाएं। तो सबसे पहले है थावर परियोजना, जहाँ जो कहाँ पर दिखाई देगी, आपको मंडला में दिखाई देगी, है ना, यहाँ पर, है ना। थावर परियोजना यहाँ निकलने के बाद ही यहाँ पर आपको दिखाई देगी मंडला, यहाँ पर बना हुआ नहीं है, जो भी ऐसे बॉक्स बने हुए हैं अल्टीमेटली वो परियोजना का ही एक हिस्सा है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है इंदिरा सागर परियोजना। तो इंदिरा सागर परियोजना, ये सब हमारे डैम बने हुए हैं, है ना, इसके ऊपर जितने डैम बने हुए हैं वो सब है। महेश्वर परियोजना हमारी खरगोन में बनी हुई है। ठीक है, चंद्रशेखर अलीराजपुर में बनी हुई है यहाँ पर। ठीक है, सरदार सरोवर नर्मदा पर, ये देखिए बड़ा सा डैम बना हुआ है। ठीक है, अवंतीबाई जबलपुर में बनी हुई है ना। देजड़ा देवड़ा कहाँ पर है, खरगोन में। फिर उसके बाद मान परियोजना धार में। लोअर गार्ड बड़वानी में बनी हुई है, लोअर गार्ड हो गई बड़वानी में बनी हुई। ठीक है, तो ये परियोजनाएं तो हमने यहाँ पर देखी, लेकिन ये परियोजना हम किस हिसाब से पूरे फुल फ्लेज्ड में भी फिर से देखेंगे, है ना, कि सभी नदियों की कौन कौन सी परियोजना है, उसमें कितना विद्युत उत्पादन हो रहा है, कितना उसमें कृषि में जल उपयोग ले रहे हैं। ठीक है, कितने हेक्टेयर को वो सिंचित करती है, वो पूरी परियोजना को एक बार और हम देखेंगे। अभी नदी तंत्र है, नदी पर ये परियोजनाएं कौन कौन सी है, बस इतना ही देख रहे हैं अभी हम। ठीक है, कौन कौन सी परियोजना और कहाँ कहाँ पर नदी पर है।
आगे बात करें तो यहाँ पर कुछ जलप्रपात भी आपको दिखाई देते हैं और प्रमुख है, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले कपिल धारा, दुग्ध धारा, दुर्गा धारा, शंभू धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा। ठीक है, तो ये सब कौन कौन से कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है वो देखिए। जबलपुर में आपको कौन कौन से दिखाई देते हैं, धुआंधार जलप्रपात दिखाई देता है भेड़ाघाट जबलपुर में। ठीक है, उसके आगे आपको यहाँ पर अनूपपुर की बात करें तो अनूपपुर में ये सब दिखाई देते हैं, है ना। कपिल धारा, दुग्ध धारा, है ना, दुग्ध धारा, दुर्गा धारा, शंभू धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा, ये सब अमरकंटक अनूपपुर में दिखाई देने वाले हैं। ये सब अमरकंटक अनूपपुर में जितने भी प्रपात है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। उसके अलावा हम बात करें तो सहस्त्र धारा, ये कहाँ पर है, महेश्वर में है ना। महेश्वर में सहस्त्र धारा दिखाई देती है। मानधाता और दर्दी कहाँ दिखाई देता है, मानधाता दर्दी आपको खंडवा में दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पर जरावनी जलप्रपात आपको गुजरात में दिखाई देगा। अंतिम रूप से जब ये पठार से नीचे की ओर उतरती है तब ये पठार आपको दिखाई देगा जारवनी। ठीक है, ये सभी जलप्रपात हो गए। धुआंधार हो गया, भेड़ाघाट हो गया, जबलपुर में आपको दिखाई देता है, जबलपुर, भेड़ाघाट, धुआंधार। ठीक है, तो सभी जलप्रपात इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, इत्मीनान से पुश करें, देखें, इसे बनाएं और इसको एज इट इज जैसा मैंने बना रखा है वैसे ही इसको कॉपी में ड्रॉ कर ले, है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब पूरी चीज़ें क्या है, जितना हमने उसमें देखा उतना ही अब हम क्या देखते हैं, डाटा वाइज देख लेते हैं फटाफट से, जल्दी जल्दी चीज़ें, है ना। बहुत सारा डाटा है इसके अंदर। इसका अपवाद क्षेत्र हमने देख ही लिया था, कितना है, 98796 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल में फैली हुई है। लगभग 89.8% एरिया कहाँ पर आ जाता है, ये आ जाता है सीधे सीधे मध्य प्रदेश में। बाकी कुछ 8.5 और 2.7 ये कहाँ, गुजरात और महाराष्ट्र में क्रमशः चले जाता है ना। नर्मदा एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है खुशियों का दाता, है ना। शिव के शरीर से उत्पन्न होने के कारण इसे शिव तनया या शिव पुत्री के नाम से भी जाना जाता है ना। टॉलमी ने क्या बोला है, नामो दोष के नाम से इसे जाना जाता है। रामायण में इसे रेवा या फिर रेवा अर्थात चट्टान, है ना, रेवा अर्थात चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा जब ऐतिहासिक रूप से हम पढ़ेंगे तो एक राजा ने, है ना, शादी के पश्चात इनका नाम बदल दिया था, रेवा कर दिया था। रेवा के बाद फिर क्या नाम पड़ा, नर्मदा पड़ा। वो हम ऐतिहासिक पहलू में देखेंगे, है ना। मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलने के कारण इसे मैकल सुता, क्या कहा जाता है, मैकल सुता, है ना, मैकाल की पुत्री, है ना, मैकल सुता कहा जाता है। नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां हैं जिसमें से 19 दाईं ओर से मिलती है। कौन कौन सी, हिरण, बारना, तंदोनी, कोलार, मान, हथीनी, जामनेर। ठीक है, जबकि बाईं ओर से मिलने वाली कितनी है, 22 नदियां हैं। शेर, शक्कर, दूधी, बरगी, तवा, छोटी तवा, बंजर, कुंदी, है ना, गोई, ये सब है। नर्मदा घाटी भ्रंश घाटी में से बहने वाली एक ढाल के विपरीत पूर्व की से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। मुख्य क्या है, भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। ठीक है, पश्चिम से बहने वाली नर्मदा भारत की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा उत्सव जबलपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, नर्मदा उत्सव जबलपुर में इसे मनाया जाता है। ठीक है, प्रमुख परियोजना के बारे में बात करें, थावर मंडला, अवंतीबाई जबलपुर, इंदिरा सागर खंडवा, देजड़ा देवड़ा खरगोन, महेश्वर खरगोन, मान, धार, चंद्रशेखर अलीराजपुर, लोअर गार्ड बड़वानी, सरदार सरोवर नर्मदा जिला गुजरात। ठीक है, चलिए अब नर्मदा नदी के प्रमुख जलप्रपात की बात करें तो कपिल धारा, दुग्ध धारा, शंभू धारा, है ना, लक्ष्मण धारा, पंचधारा अमरकंटक अनूपपुर में मौजूद है। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट जबलपुर, मानधाता व दर्दी खंडवा में है। सहस्त्र धारा जलप्रपात आपको महेश्वर खरगोन में दिखाई देता है ना। और उसके बाद जारावनी जलप्रपात गुजरात में आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अब इसके आगे बस यहीं तक, ये हमारा नर्मदा नदी वाला सेक्शन था जिसमें हमने नदी तंत्र को देखा, प्लस हमने किसको देखा, नर्मदा नदी तंत्र देखा। ऐसे ही 2-2, 3-3 नदी तंत्र हम इसमें देखते हुए चलेंगे। अगला तंत्र जो हम देखेंगे वो कौन सा हो जाएगा, ताप्ती नदी तंत्र होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बने रहिए स्पेक्ट्रम IAS के साथ में। मेरा नाम अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। नमस्कार।